नमस्कार। सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं रहता। राजनीति में जाने के बाद में सारे तौर तरीके बदल जाते हैं और जिस ढंग से राजनीति चलती है उसी हिसाब से उसको ढलना होता है। लेकिन दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि अच्छे लोग यदि राजनीति में नहीं आएंगे तो राजनीति सुधरेंगी कैसे। इस सुधारने के चक्कर में हमने देखा कि कई अच्छे व्यक्ति भी राजनीति में साथ में जाके राजनीति की जो आवश्यकता रहती उसमें जाके वैसे ढल जाते, जो नहीं ढलता वह बाहर हो जाता। कई सारे उदाहरण इसमें देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही आज हमारे साथ में अमरावती के सुप्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर अबरार हमारे साथ में हैं। बहुत दिनों से चर्चा चल रही कि डॉक्टर अबरार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने खुद ने भी अपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि हाँ वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। कारण ये कि अच्छे व्यक्तियों ने भी राजनीति में जाना चाहिए ताकि जो राजनीति की गंदगी हो कहीं से कम हो सके। लेकिन अकेला आदमी और फिर किसी एक विशेष समुदाय से बहुत ज़्यादा मुश्किल जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है, सब समुदाय के लोग रहते हैं यहाँ पे, सभी लोग एक दूसरे को वोट देते हैं, समर्थन देते हैं। सब आखिर में फर्क जाता है राजनीतिक पार्टी में कि किस पार्टी से आप खड़े थे। हमारे साथ में अबरार है, जानते हैं कि उनकी राजनीति में प्रवेश करने की इच्छा कैसी हुई और आखिर में राजनीति में वो कहाँ तक अपना सफ़र लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बहुत अच्छे दंत चिकित्सक है अमरावती में, यानी अच्छे के साथ में जो मसीहा के रूप में जाने जाते। डॉक्टर साहब की आज भी फीस मात्र 20 रुपये है, चाहे पेशेंट किसी भी प्रकार का हो। दाया हॉस्पिटल डॉक्टर साहब का। अब डॉक्टर साहब राजनीति में आने दें। डॉक्टर साहब, राजनीति में आने की इच्छा आपकी कैसे जागृत हुई? सीधा प्रश्न है। सीधा प्रश्न, मैं जवाब भी सीधा ही दूंगा कि आज से 2 महीने पहले पश्चिमी क्षेत्र के अंदर युवाओं ने एक आवाज़ लगाई थी कि इस बार नया आमदार अपने एरिया से होना चाहिए, और युवाओं ने काफ़ी बलपूर्वक आवाज़ उठाई थी। और उन्होंने हमारे समाज के, हमारे पश्चिमी क्षेत्र के सीनियर लोगों को, बुज़ुर्ग लोगों को, जिसमें मैं भी शामिल था, सबको न्योता दिया था कि आप आओ, हमारी मीटिंग अटेंड करो और हमारा मनोबल बढ़ाओ, हम जो बातें कर रहे हैं उस पर आप एनालाइज करो और हमको मार्गदर्शन करो जी। तो एज ए मार्गदर्शक बन के मैं गया था। और हार आपको पहना दिया उन्होंने? मार्ग तो जब मैं वहाँ गया तो कुछ लोगों ने अपना नाम दिए थे कि भाई ये युवा है जो आगे आना चाहते। और तीन या 4 मीटिंग में मैं गया था, लेकिन 3-4 मीटिंग होने के बाद भी 2 नाम ही सामने आए थे। उसके बाद हम सब ने तय किए कि भाई अभी ज़्यादा नाम इसमें आ नहीं रहे, तो अब सोचेंगे। लेकिन फिर कुछ दिन बाद एक बड़ी टीम युवाओं की आई, उसके बाद 2 दिन बाद फिर एक टीम हमारे बुज़ुर्गों की आई। उन्होंने मुझसे कहा कि क्यों ना आप भी इसमें शामिल हो जाओ, आप अपना नाम क्यों नहीं पेश करते। फिर मैंने बताया भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, ये बड़ा कठिन सफ़र है, मैं नहीं कर सकता। तो कुछ हमारी बातें हुई, कुछ मीटिंग हुई, घंटों घंटों हम साथ में बैठे, फिर अल्टीमेटली मैंने अपना नाम पेश कर दिया। ऐसा रहा मेरा राजनीति में एंट्री। क्या लगता है राजनीति का सफ़र और आपका आज तक का मेडिकल व्यवसाय का प्रोफेशन, आप कैसे न्याय कर पाओगे राजनीति के साथ में? न्याय अगर ईमानदारी है तो न्याय अपने आप हो जाएगा। इच्छा मेरी ईमानदारी की है, न्याय क्या अपने आप हो लगता है जाएगा। आपको कि ईमानदारी से राजनीति में कोई टिक पाता है करके? आपने अभी 2 महीने में क्या अनुभव लिया राजनीति का? क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको राजनीति में, शायद आपके परिवार से भी कभी कोई राजनीति में नहीं गया। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल और नहीं। आपका जहाँ तक मुझे लगता है सर्कल बिरादरी है, जो भी आपका उठना बैठना जिन लोगों, उसमें भी राजनीतिक व्यक्ति कोई नहीं। सारे मेरे जो फ्रेंड सर्कल है सब बिजनेसमैन है या जॉब्स वाले हैं। राजनीति के लोग कम जुड़ा हुआ हूँ जी। तो 2 महीने में आपको क्या अनुभव हो रहा है? अभी क्या आपने राजनीति में लगातार बने रहना है या राजनीति के साथ में आपने दूसरी सेवा, क्योंकि सेवा करने के लिए आप एक प्रोफेशन में सेवा ही कर रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रयोग हैं जिसमें आप सेवा कर सकते हैं। अब एज ए डेंटिस्ट देखा जाए तो मैं सिर्फ दांतों का इलाज कर सकता, दांतों का दर्द दूर कर सकता। जी जी। लेकिन अगर कोई आदमी बड़ी लीडरशिप पकड़ लेता है या कोई बड़ा पद पकड़ लेता है, बड़ा पद उसको हासिल हो जाता है, तो वो एक आदमी बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारे दुखों का, बहुत सारे प्रॉब्लम का निवारण कर सकता है। अगर वो आदमी ईमानदार है अपनी जगह पर तो बहुत सारे प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। समाज में अलग अलग प्रकार के दर्द है, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम नागरिकों को त्रास देता है, तकलीफ देता है।
तो अगर किसी को एक बड़ा पद मिल जाता है तो वो अपने पद का सही इस्तेमाल करते हुए अपने शहर के 3, 3.5, 4 लाख लोगों का बहुत अलग अलग प्रकार के दर्द को कम कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। यानी राजनीति में आप एक चिकित्सक के रूप में जाना चाहते हैं। मैं बेसिकली मैं चिकित्सक हूँ, तो जी। मैं वहाँ भी अगर गया और पहुँचा, मुकाम हासिल किया, तो मैं चिकित्सक बन के ही काम करूँगा। किन किन पार्टी से आपकी चर्चा चली टिकट के लिए? मैंने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा हूँ जी और एनसीपी से टिकट मांगा हूँ। जी ये सेकुलर पार्टी मानी जाती है। जी। अब ये देखते हम हमारा पूरा झुकाव जो था पिछले जी। 20 सालों में, हम सेकुलर पार्टी जुड़े हुए हैं, जी तो हमको आशा है कि सेकुलर पार्टी हमारी बात मानेगी। और पश्चिमी क्षेत्र ने पिछले कई वर्षों में बहुत बड़ा योगदान दिया दिया है, जी। सेकुलर पार्टी को चुना के ला के दिया है, जिता के ला के दिया है। जी। तो हमको ऐसा लगता है कि ये सेकुलर पार्टी जो है ये हमारे साथ न्याय करेंगी, इंसाफ करेंगी और हमारी एक छोटी सी जो गुहार है वो गुहार को पूरा करेंगी। तो क्या लगता है सेकुलर पार्टी ने समझो टिकट आपको दी, तो क्या सारे लोग एक साथ में आपको सहयोग करेंगे कि वहाँ पे भी बिखराव रहेगा पूरा पूरा? 2 महीने के अनुभव में बहुत कुछ हाँ, आपने शायद नहीं, देखा होगा। देखा जाए तो किसी एक समाज के, किसी एक क्षेत्र के बलबूते पर कोई भी आदमी लीडर नहीं बन सकता। जी जी तो आपको हर समाज का, हर क्षेत्र का साथ ज़रूरी है। जी अब मैं पिछले 27 साल से अमरावती में हूँ। मैं एक डेंटिस्ट बोल के काम कर रहा हूँ और मेरे ताल्लुकात जो है, मेरे संबंध जो है समाज के सभी और तबकों शहर में। के हर वर्ग में, हर किस्म के लोगों से है और हर समाज के बहुत सारे लोग मेरे पहचान के हैं। हमारे में अमरावती में ही देखा जाए तो भेदभाव वाली नीति नहीं है। अमरावती जो है ये एक आपसी मेलजोल वाली सिटी है, तो उसी में हम हैं, हम सबका मेलजोल काफ़ी है। और मुझे उम्मीद है कि अदर पश्चिम एरिया छोड़ के बाकी एरिया से भी, बाकी समाज के भी सब लोग मुझसे जुड़ेंगे और मुझे आगे बढ़ाएंगे। परिवार में, मित्र परिवार में क्या इसकी चर्चा हुई? क्या उन्होंने आपके इस कदम को क्या बोला? कदम को क्या हाँ, स्वीकार मित्र किया है? क्योंकि जब आदमी राजनीति में बाहर जाता है तो घर का नहीं रहता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जी तो इसके प्रति खट्टी मीठी प्रतिक्रिया आ रही है। जी खट्टी ज़्यादा है, मीठी कम है। जी। तो क्या लगता है, परिवार और मित्र परिवार के सुनना चाहिए या राजनीति में जाना चाहिए? एक समाज सेवा का जज्बा, जो आपने बताया कि समाज में बहुत सारी बीमारियां हैं जो किसी को, किसी अधिकार को हासिल करके की जाए, निश्चित रूप से आपसे बात एकदम सही है। और आपका जो तर्क है और जिस चीज़ के लिए आप खड़े रहना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि इस चीज़ के लिए यदि खड़े रहते तो निश्चित आपने खड़े रहना चाहिए। मैं भी आपके मित्र परिवार में से, मैं भी इसकी सलाह दूंगा। लेकिन जो आप जिस ढंग से अपने विचार लेकर चल रहे हैं, राजनीतिक पार्टी से सबसे पहले टिकट मिलना जरूरी है, वो तो आज भी किसी का कन्फर्म नहीं कि टिकट किसके मिलेगी। हो सकता है कल आपकी भी टिकट मिल जाए, तो या ना भी मिले। बहुत सारी तैयारियां करनी है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे कूटनीति लेके बैठे हैं, राजनीति लेके बैठे हैं। आप सरल मन से राजनीति में उतरोगे तो कैसे टिक पाओगे? मैं तो उतरूंगा भी सरल मन से और रहूंगा भी सरल मन से। अब देखो आगे क्या चुन होता के है। आने के लिए सरल मन कैसे कैसे कर पाओगे डॉक्टर? चुन के आने के लिए तो जो आपको साम दाम दंड भेद दंड सब लागू करना है, साम दाम दंड भेद लागू करना ही है। पड़ेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है सरलता भी एक उपाय है जिसमें पॉसिबिलिटीज़ है। आज तक जो हमने देखे, हर आदमी एक चक्रव्यूह जैसा बनाया आपने, जी जी। तो चक्रव्यूह में नहीं, चक्रव्यूह ये आप राजनीति में बहुत बड़ा चक्र है, इसमें से घुस के निकलना बहुत आसान नहीं है। जीत हार तो चलती रहती है, लेकिन एक बार इस क्षेत्र में जो जाता है फिर उसका स्वाद ऐसा लग जाता है कि बाकी सारे स्वाद उसके सामने फीके हो जाते हैं। तो क्या आप नया स्वाद चखने की तैयारी में? स्वाद कितने तो तैयार? चखा मैंने अभी। हम्म। अब देखते कितना लंबा चलता है करके। तो खड़े रहने का क्या, पार्टी की टिकट से खड़े पार्टी रहना है की या पद टिकट से ही मिले, खड़े? पार्टी की टिकट मिलती है तो 100% मैं खड़ा जी। रहूँगा। आप सब लोग मेरा सहयोग करें, जी। मुझे पूरी उम्मीद है। और अगर पार्टी की टिकट नहीं मिलती है हम्म। तो आगे जैसे जो आपके वेल विशर जो सलाह मेरे देंगे वेल विशर जो है जो सलाह देंगे वो जी। बोलेंगे बैठ जाओ, तो मैं बैठ जाऊँगा। वो जी। बोलेंगे चलो, मैं चलूँगा। ये अगला समय दिखाएगा हम क्या करते हैं। जी। तो ये निर्णय आपका 2-4 दिन में हो जाएगा? टिकट हार्डली में 4 दिन में, 2-4 हार्डली 4 दिन में। तो सारी चीज़ों से, परिवार से, सबसे मैंने इसमें समय तो देने पड़े। परिवार रेडी आपके साथ में राजनीति में आने के लिए? क्योंकि परिवार को भी शामिल परिवार होना को समय पड़ता है। होना। हाँ, तो वो बस बातें हैं, खट्टी मीठी बातें हो रही है जी। बस, कभी खट्टी कभी मीठी। क्या लगता है चुन के आने के बाद में पश्चिम क्षेत्र की तो समस्या है जैसे है ही,
अमरावती किस नज़र से आप देखते हैं कि आपके आने के बाद में आप कौन सी बीमारियां हैं जो दूर करेंगे ऐसा, क्योंकि आपने बोल दिया मैंने, लेकिन हाँ। क्या है ये भी तो समझना पड़ेगा, क्योंकि समझना जरूरी है ना। जैसे आप दंत चिकित्सक, आपके पास दांत वाले आएंगे लेकिन उसके तो कहीं पे भी दर्द है, तो हर इलाज तो आप नहीं करोगे। आपको अमरावती की ऐसी क्या क्या लग रही है कि भाई ये चीज़ मैं दूर कर सकता मेरे अनुभव से, क्योंकि कहीं पे भी आप मेरे जा रहे हैं तो आपका अनुभव भी लगेगा काम मेरा करने के लिए। मेरे पास जो मुद्दे हैं वो छोटे छोटे मुद्दे रहेंगे, है भी छोटे मुद्दे। जो बेसिक नीड, फंडामेंटल नीड्स जो है, अपनी बेसिक नीड्स है, जैसे सड़कें होना, पुल होना, हॉस्पिटल्स होना, ये सब ये बेसिक नीड्स है, ये तो होना ही होना। साफ़ पानी होना, अच्छी स्कूलें होना, ये सब मुद्दे हैं जो रहते हैं, और पहले भी रहे, पहले के आमदारों ने भी करे, आगे भी करेंगे। लेकिन मेरा जो देखना है, पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ कि व्यक्तिगत परेशानियाँ जो लोगों को है, ऑफिसेस के अंदर, बाकी हर जगह पर, एक इंडिविजुअल आदमी, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप। भ्रष्टाचार भी बीमारी है। उसके अलावा जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर तबका है, उनकी अपनी अलग परेशानियां हैं। मजदूर तबके को अपनी सरकारी परेशानियां बहुत ज़्यादा रहती है, गरीब लोगों को ऑफिस में बहुत परेशानियां होती है। जी। तो ये ऐसी परेशानियां जो दिखती नहीं लेकिन रहती है। अगर इन लोगों के साथ, गरीबों के साथ, एक समझदार बड़े पद वाला आदमी खड़ा हो जाता है तो इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम दूर होती है। हमारी नज़र में प्रॉब्लम मतलब सड़क, नाली, पुल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, यही प्रॉब्लम है। हालांकि ये बेसिक नीड्स है। जो व्यक्तिगत लेवल पे जो परेशानी होती है आम लोगों को, आम जनता को, छोटी छोटी बातों के अंदर, मेरा ज़्यादा फोकस उस पर रहेगा कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, उनकी कई जगह सुनवाई नहीं होती, एक एक जगह 10-10 चक्कर मारना पड़ता। छोटे छोटे मुद्दों को लेके छोटे लोगों को बहुत हरासमेंट किया जाता है। मेरा मानना ये है कि अगर छोटे छोटे 100 मुद्दे एक साथ हल करे तो बड़े एक मुद्दे को हल करने से बेहतर है। जी, यानी बड़ा मुद्दा लोग जो बात करते जो हैं, बातें रोजगार बड़े बड़े की, मुद्दा करते हैं, रोजगार की, इंडस्ट्री की, डेवलपमेंट की, उसके बजाय आप रोजगार आम नागरिक की जो रोजगार जो है ये बेसिक नीड है, हॉस्पिटल्स बेसिक नीड है, शिक्षा बेसिक नीड है, साफ पानी बेसिक नीड है, नालियों की साफ सफाई बेसिक नीड है, लेकिन होती नहीं। ये भी एक मुद्दा रहेगा जिस पर महानगर पालिका के जिस पर अंतर्गत उसमें आमदार क्या करेगा? ये कर सकता है। बड़ा बड़ा अगर पद आपके पास है तो आप बहुत कुछ प्रेशर करके डाल बहुत सकते कुछ आप कर सकते हैं। और मेरा सोचना है कि 1000 छोटे मुद्दे सॉल्व करो, बड़ा एक मुद्दा तो हर कोई करता है। यानी रोज के 5 मुद्दे भी सॉल्व होते चल जाते, बड़े मुद्दे को 5 साल निकल जाते हैं, छोटे, पूरा हाँ, कार्यकाल निकल जाता छोटे है। छोटे कामों को बड़े पैमाने पे किया जाए तो अल्टीमेटली रिजल्ट बड़ा मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। ये थे डॉक्टर अबरार, जो इन्होंने एक नई सोच दी है, क्योंकि हर आदमी हमने देखा कि आके यहाँ पे विकास करेंगे, इंडस्ट्री लाएंगे, रोजगार पैदा करेंगे, एग्रीकल्चर्स के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन बहुत छोटी सी जो एक आम आदमी को परेशानी होती है, वो जो उसको सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उपलब्ध रहती है, वो किसी कारण से उसको मिलती नहीं है। और कहीं तो भी जो सरकारी पदों पर बैठी है, हरेसमेंट होता है, शासकीय पदों पर है, शासन के है, उसमें आम जनता। अभी क्या लगता है कि आपको जो वर्तमान जो सरकार है वो क्या इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है? सरकारें ध्यान देती है लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं होता है। प्लान सारे रहते कागज़ पर, लेकिन ग्राउंड पर वो एग्जीक्यूट नहीं होते। ग्राउंड पर उनकी अमल बजावनी जो बिल्कुल भी नहीं के बराबर रहती है। तो भी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी लगती है इसमें आपको? अब राजनीतिक इच्छा शक्ति, इसके बारे में कुछ बोलना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये एक बेसिक जनरल आदमी का प्रॉब्लम है जो आप बता रहे हो सामने, बराबर। और बाकी सारे लोग सब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विमान की बात करते हैं, एयरपोर्ट की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, बड़ी बात करते हैं, विमानतल, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स। मेरी नज़र में ये बेसिक नीड्स है। अगर देश को आगे जाना है तो ये बेसिक नीड्स है, लेकिन बेसिक नीड के साथ साथ देश जब आगे जा रहा है तो नागरिक भी बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए। अब नागरिक को खुश करने के लिए आपको उसके छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। छोटे गरीब लोगों के मुद्दे ही बहुत छोटे होते हैं, उनके मुद्दे बड़े गरीब होते हैं, लेकिन छोटे मुद्दे उनको इतना परेशान करते हैं कि उनका जीना हराम हो जाता। तो मेरा ये सोचना है कि बड़े मुद्दे तो अपने आप ही होते, सरकार ऊपर से ही सब प्रस्ताव बन के आते हैं। आपको विमानतल बनाना है, आपको फ्लाईओवर बनाना है, आपको रोड बनाना है, आपको एक्सप्रेस हाईवे बनाना है, इसमें इनके अपने स्वार्थ भी जुड़े हुए होते हैं। ये सिर्फ जनता के लिए कर रहा है ये बोलते, लेकिन इनके अपने खुद के स्वार्थ भी जुड़े हुए होते हैं। खुद के स्वार्थ के बिना इतने बड़े बड़े काम कभी नहीं होते, लेकिन छोटे मुद्दों में इनका कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए छोटे मुद्दे बहुत ज़्यादा दुर्लक्ष हो जाते हैं। मेरा तो फोकस ये है कि छोटे मुद्दों पर ही ज़्यादा काम किया जाए। अगर नागरिक खुश रहेगा तो उसको फ्लाईओवर पर या एक्सप्रेस हाईवे पर चलने का मज़ा भी आएगा। अगर मानसिक तौर पर परेशान है
तो अच्छा, इससे कभी क्या करें? उसको आप संगमरमर की या मार्बल की या चांदी की सड़क पर चलाओ, उसको मज़ा नहीं आएगा। मेरा सोचना है कि फ्रॉम इनसाइड हर आदमी, हर व्यक्ति, गांव का हो या शहर का हो या कोई भी क्षेत्र का हो, वो अंदर से सुखी होना चाहिए। उसके छोटे छोटे प्रॉब्लम हमको जानना चाहिए और राजनीतिक शक्तियों ने उसका निवारण करना चाहिए। जैसा एक बहुत छोटा मुद्दा जो मैं बहुत दिनों देखता हूँ कि किसान आत्महत्या। किसान आत्महत्या को ये सब लोग बोलते हैं कि ये फाइनेंशियल है, ये वो है, लेकिन मैं फाइनेंशियल के साथ साथ इसको मैं साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी समझता हूँ। जी, जी। तो मैंने ऐसे कई बार कई जगह बताया हूँ कि किसान आत्महत्या को सिर्फ फाइनेंस से जोड़कर मत देखो, इसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम समझ के भी चलो, क्योंकि डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन के बाद में सुसाइडल थॉट आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी प्रॉब्लम को दो एंगल देखो, राजनीतिक एंगल देखना है वो भी देखो, लेकिन साथ साथ चिकित्सक के एंगल से भी देखा जाए। तो मेरा इस सिर्फ एक छोटी सी बात ये है, किसान आत्महत्या के बारे में कई बार बोला हूँ कि हर तालुका प्लेस पर साइकेट्रिक विजिट होना चाहिए, साइकेट्री की ओपीडी होना चाहिए, और जगह जगह हर गांव में, हर क्षेत्र में डिप्रेशन के या सुसाइडल थॉट आने के या एंजाइटी के या मानसिक संतुलन बिगड़ने के जो लक्षण है, वो मानसिक हेल्थ लोगों की अच्छी- मानसिक हेल्थ खराब होने लक्षण जो है, उसको इतनी ताकत से प्रमोट किया जाए, होर्डिंग्स लगाई जाए, ताकि उसके घर के मेंबर भी अंदाज लगा सके कि मानसिक तौर पर परेशान है। अगर मानसिक परेशानी छोटी सी अवस्था में, छोटी सी शुरुआत में पकड़ ली जाए, तो वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइड तक नहीं जाता। तो मेरा ये मानना है कि ये भी एक बड़ा मुद्दा है। क्राइम भी तो मेरे ख्याल से इसी का एक टाइप है। क्राइम तो बहुत आसान है, अगर राजनीतिक यही शक्ति चीज बोल रहे हैं रा, आप, जो चीज बता रहे हैं, कोई ना कोई उसका कोई चीज की उसमें कमी है, इसलिए कोई जाके क्राइम करता है। तो क्राइम का भी जन्म जो है गरीबी से होता है, जी। उसकी मानसिक परेशानी से होता है। कोई आदमी इतना परेशान हो जाता कि वो क्राइम को अपनी ज़िंदगी समझ बैठता। तो मेरा ये मानना है कि क्राइम जो है, क्राइम तो बड़ा आसान है, एक बार राजनीतिक शक्ति डेवलप हो गई, इच्छा डेवलप हो गई, तो क्राइम तो हफ्ते भर में गायब हो सकता। ये थे असरार अबरार अहमद, जो डॉक्टर है। एक बहुत फिलोसॉफिकली बात है इन्होंने यहाँ पे कही कि इन्होंने जनता की नब्ज पकड़ी है कि जनता को क्या परेशानी है, उससे दूर किया कैसे किया जा सकता है। ठीक है, कोई योजना लानी है, उसको मंत्रालय में जाना है, मंत्रालय से सैंक्शन लाना है, फिर उसका अप्रूवल लेना है, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट करनी है, लेकिन छोटी छोटी समस्या है कि उसका भाई कोई काम नहीं हो रहा। यदि राजनीतिक प्रभाव रहा और सरकारी प्रशासन यदि बराबर काम करता, तो इन्हें बहुत स्पष्ट फोकस रखा कि सरकारी प्रशासन है, उसकी जो ड्यूटी है वो यदि बराबर करते तो बहुत, क्योंकि योजनाएं सारी बनी हुई है, सबके लिए सुविधा है, लेकिन उसका उपयोग नहीं होता और उसका जो एग्जीक्यूट करना है वो नहीं होता। बहुत स्पष्ट तौर से कहा कि उसका एजुकेशन हो गया तो निश्चित रूप से जो समस्याएं हैं, जो पता है कि चांदी की आप सड़क भी बना के दे दो, लेकिन दिमाग से यदि वो परेशान है तो उसको सड़क पे चलने पे आनंद नहीं आएगा। तो आपने कोई चीज़ की सुविधा उपलब्ध कर दी, रोजगार उपलब्ध कर दिया, लेकिन मानसिक हेल्थ उसके बराबर नहीं है। हालांकि ठीक है, रोजगार उपलब्ध होगा तो उसको मानसिक सुविधा मिलेंगी, मानसिक हेल्थ भी मिलेगा, सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट। लेकिन बेसिक चीज़ जो है, क्योंकि आज जो भी उठता है सुबह से कहीं ना कहीं शाम को पेट भरने के जुगाड़ अपनी कर लेता है। मेरा ये देखना है, शहर के अंदर 70% लोग जो है गरीब है जी। जो डेली 500 से 700 रोज कमाते, बड़ी 12 घंटे की मेहनत करने के बाद, 12 घंटे की मेहनत करने के बाद 500-700 रुपये कमाते। वो कमाने में भी उनको रेगुलर डेली इनकम नहीं है, 7 दिन के 7 दिन वो इतना पैसा नहीं कमा पाते। तो उन पर जो मैं देखता हूँ, सरकारी अत्याचार बहुत है। ऑटो वाले है, हॉकर्स है, फ्रूट वाले है, छोटे बिजनेस वाले हैं, शहर की सुविधा के नाम पर, शहर की खूबसूरती के नाम पर, शहर के डिसिप्लिन के नाम पर, ट्रैफिक के डिसिप्लिन के नाम पर, इन सब लोगों को मार पीट के दूर किया जाता है। अगर गरीब लोग पैसा नहीं कमाएंगे, खुद का रोज़गार नहीं कमाएंगे, तो जिएंगे कैसा? एक तो हमारा रोज़गार कम है और सरकारी नौकरियां नहीं के बराबर है। सरकारी नौकरी करने वाले लोग अमरावती मुश्किल 20-25 हज़ार होंगे, वो तो अपना फर्स्ट क्लास खा रहे पी रहे। लेकिन इन लोगों की 20-25 हज़ार लोगों की 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को अच्छे से चलने देने के लिए शहर के 3, 3.5, 4 लाख लोगों को भुगतान करना पड़ता है, उन लोगों को तकलीफ़ें सहना पड़ती है। मेरा यह कहना है कि जितना अधिकार पैसे वाले लोगों का है शहर पर, उतना ही अधिकार गरीब लोगों का भी है। अगर ये 70% गरीब लोग जो मेहनत से पैसे कमा रहे, अपने बाल बच्चों को पाल रहे, अगर 70% लोग बेरोज़गार हो जाए और ये सब एक साथ क्राइम में आ जाए, तो हमारे शहर का बैंड बज जाएगा।
और जो मैं देख रहा हूँ शहर के अंदर, मैं भी एक बड़े गरीब घर से आया हूँ। मेरे फादर जो थे वो मेहनत से पैसे कमाते थे, उन्होंने मेहनत से पैसे कमाकर हमको एजुकेट किया, हम डॉक्टर बने। तो मेरा शासन से, शासन के लोगों से ये अपील है, हर हॉकर से, हर ऑटो वाले से, हर छोटे कारोबारी से ये समझ के बिहेव करना कोई चाहिए, व्यापारी है, हर व्यापारी ये समझ के बिहेव करना चाहिए कि ये आदमी मेहनत से 4 पैसे कमा रहा, इसमें से 2 पैसे अपने बच्चों के शिक्षण के लिए देने वाला है। कल को इसकी पीढ़ी बदलने वाली है, जब पीढ़ी पढ़ी लिखी आएंगी तो अगले 20-25 साल में शहर अपने आप बदल जाएगा। इनका क्या सोचना है, आज कायदा आया कल शहर बदल जाएगा, रास्ते साफ रास्ते चौड़े, ये तात्पुरता दिखेगा, ये फिर चौड़ा होगा, फिर छोटा होगा, फिर चौड़ा होगा, फिर छोटा होगा। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम जो है, जो मैं समझता हूँ कि डेली कमाने वाले लोगों को, रोज मजदूरी करने वाले लोगों को सारी सुविधाएं मिलना चाहिए, सुविधाओं के साथ साथ मान सम्मान भी मिलना चाहिए। शासन के लोगों की ज़बान जो है उनके प्रति बड़ी नरम होना चाहिए, उनको भी रिस्पेक्ट से देखना चाहिए। मजदूरी करने वाला आदमी ज़्यादा इज़्ज़तदार होता है जो नौकरी करने वाले आदमी से। जो आदमी सरकारी नौकरी करता है हम उसको बड़ा पूजनीय, बड़ा इज़्ज़तदार समझते। लेकिन मेरी नज़र में जो आदमी मेहनत से रिक्शा खींचता है, मेहनत धूप में दुकान लगाता है, वो ज़्यादा इज़्ज़तदार है उस व्यक्ति से जो एसी में बैठा हुआ है, कंप्यूटर बैठा हुआ है, पेन लेके बैठा है। पेन चलाना बड़ा आसान है, वो जो आज पेन चला रहा है वो अपने आप को सभ्य समझता है, बड़ा शानदार समझता है। लेकिन मेरी नज़र में मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी जो ईमानदारी की रोटी कमा रहा, अपने बच्चों को खिला रहा, वो ज़्यादा इज़्ज़तदार है। उसको हमने सब ने मिल के सैल्यूट करना चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि वो अपने 2 पैसे कमा के बच्चों को पढ़ाने वाला है। अगर उसके 4 पैसे ही कमाई हम आज ही 2 पैसे कर दे तो फिर वो 2 पैसे जो कमा रहा है वो सिर्फ रोज़ी रोटी में चले जाएंगी। बाकी 2 पैसे बचे थे जो आपने उसको कमाने नहीं दिए, उसके बच्चों का शिक्षण अधूरा रह जाएगा। वो वो बच्चे जाके बदमाश बनेंगे, फिर हम बोलेंगे क्राइम बढ़ गया। क्राइम का जन्मदाता भी जो सिस्टम ही है। जब तक सिस्टम, प्रशासन, सत्ता गरीब लोगों के फेवर में नहीं होंगी, जब तक क्राइम कभी कम नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि 20 साल बाद समाज में शांति रहे, क्राइम कम रहे, सब लोग खुशहाल दिखे, तो आज की तारीख से ही आपको गरीबों के लिए नई नई योजनाएं लानी है और उनको रोज़गार फराहम करने हैं। जो रोज़गार खुद से कर रहे उसमें आपको हाथ बटाना है, उनका सहयोग करना है। उनकी दुकानें फेंकने की बजाय, हटाने की बजाय दुकानों की नई व्यवस्थित कराएं, खुद व्यवस्थित कराएं, उन पर अत्याचार ना करें, ऐसा मेरा मानना है। एक आम नागरिक की क्या सोच रहती है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसको बहुत अच्छे से डॉक्टर अबरार ने समझा है कि लोगों की ज़रूरतें क्या है। हम देखते हैं कि मैं पता है कि जो भी आता है बड़े बड़े प्लानिंग की बात करता है, लेकिन लोगों की मुख्य यानी बेसिक आवश्यकता है रोज़गार। बहुत ज़रूरी चीज़ है उसके दिन भर के खर्चे के लिए, उसके परिवार के पालन के लिए। उस रोज़गार के लिए क्या होना चाहिए वो भी दिमाग में, ठीक है आज हमारे सामने समस्या दिख रही है, जिनको अधिकार मिलते हैं तो निश्चित रूप से उसका सोल्यूशन भी निकलेगा। क्योंकि सिर्फ हमको दिखता है कि हॉकर्स को हका, लेकिन उसके पीछे भी क्या कारण होते हैं इसके समझना जरूरी है। उसके लिए जगह जरूरी है, उनके लिए व्यवस्था जरूरी है। क्योंकि हम बिजनेस करें तो हमारे कारण किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये भी साथ में देखना है। क्योंकि आम नागरिक को तकलीफ होती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो जिनके कारण तकलीफ होती है उनको हटाया जाता है, तो उनको हटाने की बजाय उनकी व्यवस्था कैसे हो सकती है इस तरफ सरकार ने ध्यान देना चाहिए। और हर व्यक्ति अपना मिनिमम रिक्वायरमेंट की उसकी रोजगार की पूर्ति हो सकते, इस विचारधारा को लेकर यह राजनीति में आकर चुनाव लड़ना चाहता है। अब चुनाव लड़ने के बाद में भी राजनीति में कायम रहेंगे, क्योंकि जीत के आएंगे तो कायम रहेंगे और हारेंगे तो किस प्रकार काम करेंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। यदि टिकट मिलती है तो निश्चित रूप से अबरार एक अच्छी सोच लेकर इस विधानसभा के मैदान में एक दो बातें और बोलूँगा। जी जी कि सरकार का मुद्दा मेन ये रहता है कि हमको रोज़गार बनाना है, रोज़गार फराहम करना है, रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करना है। जी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो लोग खुद का रोज़गार चालू रख रहे हैं, खुद अपने छोटे छोटे दुकान लगा के बैठ जा रहे हैं, जो खुद के इंडिपेंडेंट है, उनका रोज़गार शुरू है, तो इसके प्रति सरकार ने नरम होना चाहिए। अब नए व्यवस्था करके देनी पड़ेगी। नए रोज़गार पैदा करना मुश्किल है इन लोगों, राजनेताओं के लिए, सत्ता के लिए। लेकिन जो लोग अपना कारोबार चालू रख रहे हैं, खुद 2 रोटी कमा रहे, उनके प्रति सरकार की, शासन की और ऑफिसर्स की निगाह और व्यवहार नरम होना चाहिए। आम नागरिक 70% लोग जो है, अमरावती में 70-80% लोग जो है वो गरीब है। एक 500-700 रोज़ कमाते। इन लोगों को 2 चीज़ की ज़रूरत है। एक,
5 से 700 रोज़ कमाना, मतलब छोटा मोटा रोज़गार, ताकि 2 पैसे वो अपने पेट पूजा के लिए रखे, 2 पैसे बच्चों के शिक्षण के लिए रखे। दूसरा, इन लोगों के साथ इनको सम्मान थोड़ा मिलना चाहिए। कोई भी आता कुछ भी बोलता चले जाता, आम आदमी को सम्मान की भी ज़रूरत है। मेरा जो देखना है, अभ्यास है कि आज की तारीख में जो लोग छोटे छोटे व्यवसाय कर रहे हैं, कोई ऑटो चला रहा है, कोई जो कर रहा है, मैक्सिमम लोग इसमें से एजुकेटेड है, ग्रेजुएट है। तो ग्रेजुएट आदमी को आप अरे तुरे, गाली गलौज ये सब होती है, तो इससे मेरे बड़ा दुख होता है। वो ज़माना गया जब लोगों का आत्मसम्मान नहीं हुआ करता था। आज हर आदमी का अपना आत्मसम्मान है, हर आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो है, लेकिन प्रशासन के, कानूनों के और डंडे के आगे वो झुक जाता है। लेकिन झुकने के साथ साथ उसके अंदर एक दर्द भी पैदा होता है कि साला मैं कहाँ। तो हमको ये दर्द दूर करना पड़ेगा, उसका रोज़गार में अड़चन नहीं बनना है और उसको सम्मान देना है। उसके प्रति हमारी भाषा नरम और सरल होना चाहिए। छोटे आदमी, गरीब तबके के छोटे व्यापारी, इन सारे चीज़ों का ध्यान रखते हुए अबरार ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब वक्त बताएगा क्या टिकट विचारधारा को लेके कोई पार्टी इनके विचारों की कदर करके अपनी पार्टी से उम्मीदवारी देती है या सारे लोग मिलकर इन्हें अपक्ष खड़ा करते हैं। निश्चित रूप से चैलेंजेस बहुत है। राजनीतिक व्यक्ति नहीं है क्योंकि राजनीति की बातें नहीं करता है, सीधी सीधी सरल सरल जो देखा वह हमें यहाँ पे इंटरव्यू में बताया है। लाग लपेट की कहीं बात नहीं है। अब ये विचार इनके राजनीति में किस प्रकार टिक पाते हैं और इनकी जो जिस भी पार्टी से इन्होंने टिकट मांगी वो पार्टी कितना आत्मसात करती है, क्योंकि जब हम चुनाव लड़ते किसी पार्टी के साथ में तो उसकी भी कुछ विचारधारा है, उसके भी कुछ ये होते हैं, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो उसमें पार्टी में, क्योंकि एक यह चुनाव राजनीति पूरा चक्रे हुए, आप एक में से निकल के दूसरे में फंसोगे, दूसरे से निकल के तीसरे में फंसोगे। उन सब चीज़ से बचकर आते हुए हमें जो काम, हमारे विचारधारा, जो हमारी सोच है उसका काम करना। अब यह सब चीज़ें किस प्रकार संभव हो पाएगी, ये सारे भविष्य के गर्भ में। आने वाले समय में चुनाव 20 तारीख को होना है और 2 से 3 दिन में डॉक्टर साहब को भी निर्णय लेना है कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। समाज सेवा आपकी ऐसे भी हो सकती है। डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी अमरावती में हर क्षेत्र में पकड़ है। नहीं भी चुनाव लड़े तो कहीं पे भी जाके यदि डॉक्टर साहब खड़े होते तो जिस चीज़ के बारे में बोले उस चीज़ का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो हमारी शुभकामनाएं डॉक्टर साहब आपके साथ में है। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और एक जो नई सोच लेकर आप इस मैदान में, राजनीति के मैदान में, इन्हें पावर लेके समाज सेवा करनी होगी। आप समाज सेवा ऐसे भी कर रहे हो और बिना पावर के भी कुछ न कुछ तो आप कर पाओगे। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ में। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।